अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़रहाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसएस स्टडी। आज हम बात करेंगे मोन्टेज़ की। सीएसएस पीएमएस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का भी। एग्जामिनर ने काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन पूछा है और मोस्टली इसका जो क्वेश्चन आता है अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी, और इसके बाद उसका जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मोन्टेस्क मोन्टेस्क पैदा होता है 1689 में फ्रांस के अंदर, और उसकी जो डेथ है वो 1755 में होती है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन ऑफ द एनलाइटनमेंट एरा। जब इंग्लैंड के अंदर एनलाइटनमेंट थी, हर चीज़ प्रोग्रेस कर रही थी, तो तब जो मोन्टेज की पैदाइश होती है। ही बिलोंग्स टू नोबल अरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड कॉल्ड अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है, वैसे तो एग्जिस्ट करती है 18th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर बैकग्राउंड देखें तो जैसे ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन आता है इंग्लैंड के अंदर, तो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो ओपनली डिस्कस किया आके वो मोन्टेस्क ने किया। ही एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज लाइक लेजिस्लेटिव बॉडी, लाइक एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल बॉडी वर्क, किस तरह ये तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं ये वर्क करते हैं। इसके बाद उसने बताया कि जो तीनों जो ये पावर्स हैं, तीनों अदारे हैं, ये रूल करते हैं अंडर दी रूल ऑफ लॉ को, ये तजावुज़ नहीं करते, उसके मातहत रहते हुए किस तरह ये चीज़ तीनों चीज़ें अपने अपनी वर्किंग करते हैं। दिस theory of the separation of powers had an enormous impact on liberal politics। उस ज़माने की जो लिबरल पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और ऑन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि इस थेरी के बाद जो अमेरिका की जो रेवोल्यूशन थी, अमेरिका की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो स्टार्ट थी, और अमेरिका के अंदर जो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, उसके अंदर इसकी फ़िलासफ़ी ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है इसके अकॉर्डिंग हुई, क्योंकि लोगों का जो स्पेशली जो स्लोगन था तब लिबर्टी और इंडिपेंडेंस था। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कि जिस टाइम मोन्टेस्क की पैदाइश हुई, जिस टाइम उसने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी लिखी, उस वक्त फ्रांस के अंदर जो स्पेशली किस तरह की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि उसने अपनी जो फ़िलासफ़ी है वो शेप करती है। एट दैट टाइम ऑफ मोन्टेस्क मोनार्की एग्जिस्ट बट नॉट इफेक्टिवली गवर्नड बाय द गवर्नेंस सिस्टम। जैसा कि हमने पहले बात की, फ्रांस के अंदर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उस तरह की इफ़ेक्टिव नहीं थी, वो डिलीवर नहीं कर पा रही थी, उसका जो गवर्नेंस सिस्टम है इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ मैजरिन, लुइस 14 अगेन स्टार्टेड एब्सोल्यूट रूल बेस्ड अपॉन द डिवाइन राइट टू द रूल। नाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल राइवलरी स्टार्टेड अगेंस्ट द मोनार्क एंड इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड अगेन इन फ्रांस। जैसे ही मैजरिन है, इनकी जो डेथ होती है, जो रूलर था फ्रांस का, उसके बाद लुइस 14 का रूल स्टार्ट होता है। और अब लुइस 14 ने आते ही क्या किया, जो एक डिवाइन राइट था उसको जस्टिफाई किया, उसको जस्टिफिकेशन बनाकर उसने एब्सोल्यूट मोनार्की दोबारा स्टार्ट कर दी। उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म किया और एब्सोल्यूटिज्म को दोबारा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो एक्सटर्नली और इंटरनली लोगों के अंदर गुस्सा पाया जाता है, लोग राइवलरी स्टार्ट कर देते हैं इसके खिलाफ। तो ऑब्वियसली लोग अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को सम टू सम एक्सटेंड, लेकिन जैसे ही अब दोबारा जो प्योरली एब्सोल्यूटिज्म आ गई, वन मैन रूल आ गया, तो लोगों को ऑब्वियसली बुरा लगा। तो
जो कंट्री के अंदर भी इसके हालात ख़राब हुए, कंट्री के बाहर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और जो इंस्टेबिलिटी आई वो अलग। अब इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्योस आया, और पॉलिटिकल क्योस की वजह से डेफिनेटली आप जानते हैं कि जब पॉलिटिकल क्योस आता है तो साथ ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर 22 में इमरान खान की गवर्नमेंट गिरी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और उसके फ़ौरन बाद आप जानते हैं कि किस तरह जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर रही वो बहुत ज़्यादा उसने हिट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर को भी। सो मोंटेस्क्यू गेव द सॉल्यूशन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस क्योस। अब मोंटेस्क्यू जो है उसने इस सारी सिचुएशन को सामने रखा, उसने पॉलिटिकल क्योस को भी सामने रखा, उसने गवर्नेंस का जो इश्यूज थे उसको भी सामने रखा, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो थ्योरी है वो शेप करती है उसकी। अगर उसके वर्क्स की बात करें तो द स्पिरिट ऑफ लॉज उसकी फेमस बुक थी, जिसके अंदर उसने अपनी फिलॉसफी दी, और ये पब्लिश्ड होती है 1748 में। जैसे ही द स्पिरिट ऑफ लॉज पब्लिश होती है तो 1751 के अंदर इसको कैथोलिक चर्च की जानिब से बैन कर दिया जाता है। अब बात नोट करने वाली यहाँ ये है कि बुक है पॉलिटिकल फिलॉसफी का रिलेटेड, लेकिन बैन इसको करता है कैथोलिक चर्च। बैन उसको जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं वो बैन करते हैं। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर लिए हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो कैथोलिक चर्च हैं उस टाइम के, उनको जो रूलर हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते थे, जो फतवे हैं वो भी ले लेते थे, रिलीजन को अपने मुताबिक अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे। सो उन्होंने कैथोलिक चर्च के थ्रू इस बुक को बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो एक रूलर का डिवाइन राइट है, गॉड ने उसको राइट दिया है रूल करने का, उसको चैलेंज करती है। सो डायरेक्टली एक्चुअली ये अटैक था मोनार्क की पावर के ऊपर, क्योंकि जब उसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दी उसके अंदर, तो उसका मतलब था कि मोनार्क की पावर को डिवाइड करना। अब मोनार्क को ये चीज़ तो पसंद नहीं आएगी, सो उसने कैथोलिक चर्च के थ्रू इस बुक को बैन करवा दिया, लोगों को रिलीजियसली एक्सप्लॉइट किया लोगों के सामने, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी रिलीजन आता है तो लोग उसके खिलाफ बात सुनना गवारा नहीं करते। लेकिन बाद में जैसे ही ये बुक इसको बैन उस पर ख़त्म किया गया तो उसने दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया, उसके इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। क्योंकि बाद में जब अमेरिका बना, अमेरिका की इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी, तो उसके फ़ौरन बाद उनको बिल ऑफ राइट्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। तो इस की जो फिलॉसफी है उसको सामने रखते हुए लोगों ने बिल ऑफ राइट्स बनाए। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। मोंटेस्क्यू ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट दिया, ओरिजिन ऑफ द स्टेट दिया, वो क्या था? वो टोटली डिफरेंट था जो कि थॉमस हॉब्स ने इससे पहले दिया और जॉन लॉक ने दिया। उन दोनों का कहना ये था कि जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट है वो हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन बाद में जो मोंटेस्क्यू है इसने इसको गलत साबित किया। उसने कहा कि नहीं, वो उससे डिसएग्री करता है कि ये जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं आया। Montesquieu said social contract theory was not reason behind the origin of the state. It means state was not originated through the social contract, कि जो स्टेट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वजूद में नहीं आई। He said while living in the state of nature, people started competition, कि जब लोग एक स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रह रहे थे तो उन्होंने उनके अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट हो गया। वो कंपटीशन किस चीज़ का था? वो था अक्वायर करने का। क्या अक्वायर करने का? रिसोर्सेज। अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए जो एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको हासिल करने का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट हो गया। अब जो स्टेट ऑफ वार है वो अब कन्वर्ट होती है स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स के अंदर। दीज कन्फ्लिक्ट्स वर रिजॉल्व थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ पॉजिटिव लॉस।
मोंटेस कहता है कि जब कंपटीशन स्टार्ट होता है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, तो उस कंपटीशन की वजह से क्या होते हैं, एक स्टेट के अंदर कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किसने किया? पॉजिटिव लॉज ने। सो द स्टेट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव लॉज। यहाँ उसने साबित किया कि जो स्टेट है वो पॉजिटिव लॉज के थ्रू वजूद में आती है, उसका ओरिजिन होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो सके। मोंटेस कहते हैं सबसे पहले दी स्टेट ऑफ नेचर, ये है स्टेट ऑफ नेचर। अब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों के अंदर ये कंपटीशन आया, कंपटीशन किस चीज़ का आया था? चीज़ों को, लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्वायर करने का, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत थी, अपनी जान बचाने के लिए इंसान दूसरों को मारता था। सो ये जो कंपटीशन आया तो स्टेट के अंदर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। अब जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ नेचर की बजाय स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्टेड स्टेट बन गई। अब इस चीज़ को रिजॉल्व किया पॉजिटिव लॉज ने, जिसको मैन मेड लॉज भी कहा जाता है। लोगों ने लॉज बनाए ताकि इस सिचुएशन को, ये जो क्योटिक सिचुएशन है, इससे निकला जाए। अब जो लॉज हैं वो 3 तरह के लॉज है उसने बताए हैं। एक उसने कहा है कि लोगों ने सिविल लॉज बनाए, पॉलिटिकल लॉज बनाए, और तीसरा इंटरनेशनल लॉज बनाए। क्योंकि कोई भी अब क्योटिक सिचुएशन है, सबसे पहले सोसाइटी के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि सोसाइटी इन ये लॉज सोसाइटी को डील करेंगे। सेकेंडली जो उन्होंने लॉ बनाए वो पॉलिटिकल लॉज थे, और वो पॉलिटिकल जो क्योटिक सिचुएशन थी उसको डील करते थे। थर्डली जो लास्ट वाले उसके लॉज हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को डील करते हैं, इंटरनेशनली लोगों को किस तरह स्टेट्स के साथ उनका रिलेशन होगा उसको डील करते हैं। अब मोंटेस्क यहाँ प्रूव करता है कि जो ओरिजिन ऑफ द स्टेट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बजाय पॉजिटिव लॉज के ज़रिए होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव लॉज या मैन मेड लॉज जो हैं, सिविल लॉज, पॉलिटिकल लॉज, इंटरनेशनल लॉज, इन्होंने एट द एंड क्या किया, उन्होंने ओरिजिन किया ओरिजिन ऑफ द स्टेट का। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बेस्ड अपॉन द पॉलिटिकल लिबर्टी। लॉजिक बिहाइंड दिस थ्योरी इज गुड गवर्नेंस एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। एक तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का मकसद ये था कि गुड गवर्नेंस को गुड किया जाए, अच्छा किया जाए। सेकेंडली एफिशिएंट फंक्शनिंग की जाए, लोगों को डिलीवर किया जाए। पावर इज डिवाइडेड अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। जो गवर्नमेंट के 3 जो ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, जुडिशियल अथॉरिटी होती है, मोंटेस कहता है कि इन तीनों को सेपरेट कर दिया जाए। अब जो लेजिस्लेटिव का जो काम है उसका काम है लॉज को बनाना। मोंटेस कहता है कि लेजिस्लेटिव जो अथॉरिटी है ये सिर्फ लॉज बनाएगी। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इंप्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना। लास्ट पे है जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी का काम सिर्फ ये है कि जो लॉज बने हैं उनको एवेलुएट करे कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं गलती। सो सेपरेशन ऑफ, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर जो मोंटेस्क है इन तीनों अथॉरिटीज़ को सेपरेट करता है ताकि इनकी एक दूसरे के अंदर जो इंटरवेंशन है, इसकी वजह से पॉलिटिकल क्योस आता है, और पॉलिटिकल क्योस की वजह से इकोनॉमिक क्योस आता है, उसको ख़त्म किया जा सके। अगर हम पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, अदारों की एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, इंटरवेंशन होती है। जुडिशरी जो है वो इंटरवीन करती है एग्जीक्यूटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव इंटरवीन करती है जुडिशरी के अंदर, और जो ये दोनों मिलकर इंटरवीन करते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, सेनेट के अंदर। सो जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो लोगों को डिलीवर नहीं कर पाती। काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि यही इश्यू चल रहे हैं। सो अगर ट्रू सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाकिस्तान के जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। मोंटेस्क believed that the separation of power among the different organs of the government is the best safeguard against tyranny. उसके अलावा मोंटेस कहता है कि जितनी भी ज़्यादतियाँ होती हैं लोगों के साथ,
पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन होती है, इसको भी, उसका भी सलूशन यही है कि सेपरेशन ऑफ पावर को इंस्टॉल किया जाए गवर्नमेंट के अंदर, ताकि हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। अब पाकिस्तान के अंदर, अगेन पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी ये इशू रहा है कि जो पावर का तवाज़ुन है वो ख़राब रहता था, जिसकी वजह से लोग फिर बाद में जो भी एक नया रूलर आता था, बाद में आने वाली जो अपोजिशन थी उसके साथ वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते थे। पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत देर से हो रही है, 2 साल पहले भी हमने देखी, अभी भी देखी। डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनको उठा लिया जाता है, लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशन की जाती है। सो ये सारे का सारा अगर एक सिस्टम मैनेज करने वाला हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, सारे दायरे अपने अपनी लिमिटेशन के अंदर रहकर काम करें, तो इन क्योटिक सिचुएशन को ख़त्म किया जा सकता है थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर। देयर इज़ नो लिबर्टी इफ़ ऑल द ऑर्गन्स बी नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मोंटेस्क कहता है कि ये किस चीज़ की लिबर्टी है कि जिसके अंदर तीनों जो ऑर्गन हैं वो सेपरेट ही नहीं है। अगर तीनों ऑर्गन सेपरेट नहीं हैं तो दिस इज़ नॉट लिबर्टी। लिबर्टी यही है कि तीनों ऑर्गन को सेपरेट किया जाए, वो ताकि अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें, ना सिर्फ अपनी अपनी हदूद के अंदर काम करें, दूसरा इंटरवीन भी ना करें, तीसरा उसने उसके साथ ही मोंटेस्क को अच्छा लगा कि ये सिर्फ अपनी अपनी हदूद के अंदर काम ना करें बल्कि एक दूसरे के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखें। सो इसलिए उसने वो चेक एंड बैलेंस थ्योरी भी पेश करता है साथ इसके, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। फर्स्टली देखते हैं कि एग्जेक्टिव का क्या चेक एंड बैलेंस है लेजिस्लेचर के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर। एग्जेक्टिव जो है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट्स जजेस, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी जजेस की, जुडिशरी की, वो सारे का सारा करेगा एग्जेक्टिव करेगी, वो जिम्मे होगी एग्जेक्टिव के। ये हो गई एग्जेक्टिव की जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस। अब एग्जेक्टिव का लेजिस्लेचर के ऊपर चेक एंड बैलेंस देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसक्वालीफाई द मेंबर्स। प्रेसिडेंट को अगर लगा है कि कोई जो सेनेटर है या कोई लेजिस्लेचर में बैठा है वो करप्ट है या अच्छी तरह वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा नहीं कर रहा, तो उसको डिसक्वालीफाई कर सकता है एग्जेक्टिव। सेकंड हम देखते हैं कि जुडिशरी किस तरह इन दोनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती है। जुडिशरी कैन डिक्लेयर लेजिस्लेशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जुडिशरी लेजिस्लेचर का या सेनेट का अपर लोअर हाउस जो हैं उनका कोई भी बिल है, अगर जुडिशरी को लगता है कि ये आइन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का हक मौजूद होता है, वो किसी भी चीज़ को नल एंड वाइड कर सकते हैं। इसी तरह एग्जेक्टिव के किसी भी जो बिल को या काम को, एक्टिविटी को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं कि उसका काम ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब देखते हैं हम लेजिस्लेचर किस तरह एग्जेक्टिव और जुडिशरी के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखती है। लेजिस्लेचर कैन इम्पीच चीफ जस्टिस। जो लेजिस्लेचर है वो अगर उनको लगता है कि जुडिशरी अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो majority ऑफ द पॉपुलेशन, majority ऑफ द वोट्स, एक जो चीफ जस्टिस है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट कर सकती है, उसको इम्पीच कर सकती है, उसको निकाल सकती है जुडिशरी से। सेकेंडली, लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखती है। लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव इज आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, सो नो कॉन्फिडेंस मोशंस। जो लेजिस्लेचर है, अगर क्योंकि एग्जेक्टिव उसके मातहत होती है लेजिस्लेचर के, और अगर लेजिस्लेचर को लगता है कि उसकी किसी प्रेसिडेंट ने या एग्जेक्टिव अथॉरिटी ने, प्राइम मिनिस्टर ने गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर इसको घर भेज सकते हैं। जैसे इमरान खान को 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, क्योंकि उन्होंने एक जो मेजॉरिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो खो दिया था। सो इस तरह ये थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ये वर्क करती है, तीनों के ऊपर एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस होता है, और ये सारे का सारा जो क्रेडिट जाता है वो मोंटेस्क को जाता है। स्पेशली अगर हम
अमेरिका के अंदर ये देखें तो सिस्टम थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग उनका सिस्टम है, जिसकी वजह से एक अदारा दूसरे अदारे के अंदर इंटरवीन भी नहीं करता है और एक तरह से उसको चेक एंड बैलेंस भी उसके ऊपर रखता है। अगेन चेक एंड बैलेंस की इंपॉर्टेंस देखते हैं। इफेक्टिव क्रिएशन होती है एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो मोंटेस के अकॉर्डिंग इफेक्टिव जो इंटरप्रिटेशन होगी लॉज की, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया जाएगा और एक एफिशिएंट वर्किंग होगी, लोगों को डिलीवर किया जाएगा। प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द चेक्स एंड बैलेंस, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड अब्यूज़ ऑफ पावर्स। स्पेशली जो अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर्स का मिस यूज़ करते हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा ताकि किसी दूसरे इंसान के साथ कोई ज़्यादती ना हो और मेरिट के ऊपर, प्योर मेरिट के ऊपर लोगों के डिसीजंस की जाए, इनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है मोंटेस कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ही डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन दिस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर मोंटेस का अपनी जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसको डिटेल से बयान करता है। फर्स्टली उसने 3 टाइप्स बता दी एक लिबर्टी की, 3 फॉर्म्स में डिवाइड कर दिया लिबर्टी को। फर्स्टली कहता है एब्सोल्यूट लिबर्टी, सेकेंडली कहता है रिलेटिव लिबर्टी एंड थर्डली है पॉलिटिकल लिबर्टी। अब जो एब्सोल्यूट लिबर्टी है, वन कैन डू एनीथिंग विदाउट रिस्ट्रिक्शंस लाइक कल्चर एंड रिलीजन। एक स्टेट के अंदर इंसान को रहते हुए मुकम्मल आज़ादी है, अपनी मर्ज़ी से वो अपने कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो करे, अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली उसको मुकम्मल आज़ादी होगी, वो अपनी इबादत करे, अपने रिलीजन को फॉलो करे, हर काम करे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जिसकी गवर्नमेंट उसके ऊपर किसी किस्म की भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगाती। सेकेंडली है रिलेटिव लिबर्टी, वन डज एवरीथिंग विच लॉज परमिट। इंसान वो सब कुछ कर सकता है एक स्टेट के अंदर रहते हुए जिसके ऊपर लॉ एक्शन नहीं करता, जिसकी लॉ उसको इजाज़त देता है। लास्ट पे है पॉलिटिकल लिबर्टी, व्हेन इंडिविजुअल वायलेट लॉ विच इज़ नॉट परमिट्स बाय द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल टेक एक्शन ऑन द वायलेशन। अगर एक इंसान किसी को कत्ल करता है, किसी को अखलाकी तौर पे डैमेज करता है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो कानून है वो हरकत में आएगा और इंसान को उसके ऊपर सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने जो पॉलिटिकल लिबर्टी थी उसको वायलेट किया है, पॉलिटिकल जो एक लॉ था उसको वायलेट किया है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लास्ट पे है वाई मोंटेस कॉल्ड अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी। ये प्रॉपर क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार CSS PMS में पूछा भी गया है, तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाकर एक स्ट्रक्चर बना दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को डील किस तरह करना है। मैंने डिटेल से नहीं किया लेकिन एक स्ट्रक्चर बना दिया। मोंटेस फॉलो द इंडक्टिव एंड हिस्टोरिकल मेथड। मोंटेस जो है उसने इंडक्टिव और हिस्टोरिकल मेथड अप्लाई किया अपनी फिलॉसफी के अंदर। सेम जो मेथड है वो अरिस्टोटल ने भी इंस्टॉल किया और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से उसने अपनी जो फिलॉसफी है उसको प्रूव किया। सो दोनों की जो यहाँ कॉमनैलिटी है वो शो हो रही है। सो दिस वाज द रीज़न बिहाइंड द अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी। बोथ गेव द प्रैग्मेटिक एंड लॉजिकल सॉल्यूशन। अरिस्टोटल जो है उसने भी लॉजिकल वे में चीज़ों को प्रूव किया और जो मोंटेस है उसने भी प्रैग्मेटिक और लॉजिकल प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन दिया कि किस तरह क्योटिक सिचुएशन को ख़त्म किया जाए। क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो आइडियलिज्म पे बेस करती थी, लेकिन जो अरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी वो बेस करती थी रियलिटी के ऊपर। सो इसलिए दोनों के अंदर ये कॉमनैलिटी है कि दोनों का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी है वो रियलिस्टिक है, वो प्रैग्मेटिक है। नेक्स्ट है बोथ टेक कीन इंटरेस्ट इन द प्रैक्टिकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जितने भी प्रैक्टिकल जो साबित किया, बोथ टू पेज अटेंशन ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द लाइफ ऑफ अ मैन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। अरिस्टोटल और मोंटेस के अंदर जो फोर्थ कॉमनैलिटी है वो ये है कि दोनों ने फोकस किया कि एक इंसान जहाँ रहता है उसका जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है।
वो बहुत ज़्यादा इंसान की जो लाइफ है वो बेस करती है। जैसे कि अगर हम देखें ये एशिया का खिता है तो यहाँ कहीं भी 3 एटॉमिक पावर्स इकट्ठी नहीं है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और चाइना दुनिया के वह 3 कंट्री हैं जो तीनों एटॉमिक पावर्स भी हैं और तीनों इकट्ठे भी हैं, तीनों नेबरिंग कंट्री हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया में कहीं भी इस तरह नहीं है। और यहाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी सेम है, और इनके अंदर लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा, इन तीनों की आपस में हिस्टोरिकली इनकी जो वॉर्स हैं वो भी हो चुकी हैं। सो अरिस्टोटल और मोंटेस्क कहते हैं कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेस करता है। सेकेंड, उसके जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल या इकोनॉमिक सिचुएशन को। बोथ क्लासिफाइड दी फार्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अरिस्टोटल मोंटेस्क दोनों ने गवर्नमेंट की जो फार्म है वो दोनों ने पेश की, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन। बोथ फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, दोनों ने रूल ऑफ लॉ के ऊपर फोकस किया और कॉन्स्टिट्यूशन को फोकस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेस बनाया जाए अपने क्योटिक सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। अरिस्टोटल आल्सो गेव कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इनडायरेक्टली टू सम एक्सटेंट। अरिस्टोटल जो है अपनी के अंदर उसने भी अपनी फिलॉसफी के अंदर टू सम एक्सटेंट सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन जो मोंटेस्क है उसने ओपनली बाय नेम सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट दिया है। सो लास्टली ये दोनों के अंदर ये कॉमनैलिटी थी, ये वाली सारी जो सेमनेस है हमें अरिस्टोटल के अंदर भी मिलती है, ये हमें मोंटेस्क के अंदर भी मिलती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मोंटेस्क कॉल्ड अरिस्टोटल ऑफ द 18th सेंचुरी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें, अपना ओपिनियन दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर जो आने वाली अपडेट है वो मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।